हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए वह वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए जिसमें 25+ क्वेश्चंस को रखा गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका। जैसे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट के लिंक पर तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन में जाना है और सिंपली अपना पेपर कोड BANS सर्च करना है और यहाँ पर आपके गेस्ट पेपर्स आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो 9580023321 पर। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये कथन दे रखा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ, मतलब एक सही उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो कथन है इसको एक सही उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है कि पर्यटन जो है स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करता है। देखिए, हर चीज का जब भी हम प्रभाव की बात करते हैं तो हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावों को देखना होता है। हमेशा जिस भी चीज का आप प्रभाव देखेंगे उसके पॉजिटिव, नेगेटिव या नकारात्मक, सकारात्मक दोनों प्रभावों को जरूर देखेंगे, ठीक है। जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फिर मुख्य बिंदु लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग मनोरंजन, शिक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं। देखो, पर्यटन का अर्थ क्या है। देखो, अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो पर्यटन का अर्थ होता है घूमना फिरना, टूरिज्म, ठीक है। तो पर्यटन जो है ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग मनोरंजन करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक यात्राएं करते हैं, ठीक है। पर्यटन किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। यानी जहां पर पर्यटन मौजूद होता है वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होने में बहुत उपयोगी है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यानी अगर लोग जो है पर्यटन, जैसे पर्यटन कोई बाहर से आया घूमने के लिए, टूरिस्ट जो है घूमने के लिए बाहर से आया तो उसको दिखाने के लिए भी और भी कई जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए रोजगार की तो आवश्यकता बढ़ ही जाती है। लेकिन यदि पर्यटन का सही ढंग से प्रबंधन ना किया जाए, यानी इसका सही प्रबंधन ना हो तो यह स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए पर्यटन के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी आवश्यक है, यानी पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है। यानी हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव को देखना है। जब भी पर्यटन ये सकारात्मक प्रभाव है कि इससे शिक्षा बढ़ रही है, मनोरंजन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, लेकिन पर्यावरण पर इसका क्या नुकसान पड़ रहा है उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। पर्यटन का स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव, यानी जो स्थानीय पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव पड़ता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पानी, बिजली, भूमि, ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। यानी जो हमारे स्थानीय संसाधन है उनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे स्थानीय लोगों को भी कई बार संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो बाहर से आए हैं तो उनको सुविधा ज़्यादा देनी होती है कई बार जो है, और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो, ईंधन हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों की जो सुविधा है वो उन्हें देनी होती है। प्रदूषण में वृद्धि। पर्यटन के कारण प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, वाहनों का धुआं और शोर बढ़ता है। देखिए, अगर आपने कभी बीच देखा हो तो बीच के चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक फैला देते हैं। कहीं घूमने गए हैं वहां पे कचरा फैला देते हैं, वाहन जिस वाहन से गए उसमें धुआं, शोर गुल कितना फैल जाता है। तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। वायु, जल, भूमि प्रदूषण होता है। कई पर्यटक जो है पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलें व अन्य कचरा छोड़ देते हैं जिससे पर्यावरण खराब होता है। यानी जो भी अपने पानी पिया उसकी बोतल फेंक दी, कुछ खाया उसका कचरा फेंक दे, तो इस तरीके से वहाँ के जो स्थल है जहाँ आप घूम रहे हैं वहाँ पे उसे खराब कर देते हैं। वन्य जीवों पर प्रभाव, यानी जो वन के जीव हैं, यानी जंगलों में जो जानवर रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जंगलों और राष्ट्रीय उद्यानों में अधिक पर्यटन होने से वन्य जीवों का प्राकृतिक जीवन प्रभावित होता है। यानी जो प्राकृतिक जीवन है उनका प्रभावित होता है।
शोर, भीड़ के कारण जानवर अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने कभी महसूस किया तो आप जैसे जंगल है, मूवी वगैरह में देखा हो तो जंगल बिल्कुल शांत होते हैं, ठीक है, कहीं तक। और जैसे ही एकदम से कोई आवाज़ होती है तो पक्षी उड़ने लग जाते हैं, जो जिनावर हैं, जानवर हैं, वो इधर-उधर भागने लग जाते हैं। यानी जब शोर होता है, पर्यटन गंदगी फैलती है, तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ के रहने वाले जानवर हैं, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। हरियाली और जैव विविधता का नुकसान। होटल, सड़क व अन्य पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के लिए कई बार पेड़ों की कटाई की जाती है। यानी जब हम होटलों का निर्माण करते हैं, सड़क बनवाते हैं या फिर कोई रहने के लिए जो है कुछ बनवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेड़ों की कटाई की जाती है, उस जगह को खाली किया जाता है और उससे कितना पेड़ों को नुकसान होता है। इससे जैव विविधता कम होती है और पर्यावरण जो है जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पे घूमने की कुछ जगह है, जैसे शिमला और मनाली। आप लोगों को भी पता होगा घूमने की, जैसे ताजमहल हो गया, गोवा का बीच हो गया, समुद्री तट। तो शिमला और मनाली हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला मनाली के हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। यानी जो है शिमला और मनाली में हर साल लाखों जो है लोग घूमने जाते हैं। इससे ट्रैफिक जाम, प्लास्टिक कचरा, जल संकट जैसी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। ताजमहल पर बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों, जैसे अगर आपने कभी ताजमहल गए हो तो वहाँ देखेंगे कि बाहर से भी लोग कितने ज़्यादा उसको देखने के लिए आते हैं। तो पर्यटकों और आसपास के वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का असर इसकी संगमरमर की सुंदरता पे पड़ता है। यानी जो ताजमहल है, जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसका प्रभाव उसका जो पत्थर है संगमरमर का, उस पर पड़ता है, उसकी सुंदरता खराब होती है। इसलिए प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, यानी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सबको करना होता है। गोवा का समुद्री तट, यानी गोवा का बीच। गोवा के समुद्री तट पर पर्यटकों द्वारा छोड़ा गया प्लास्टिक व अन्य कचरा समुद्री जीवों और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यानी जहाँ पे कूड़ा कचरा फैला देते हैं तो वो पानी अपने साथ बहा ले जाता है, तो उससे समुद्र में गंदगी फैलती है, ठीक है, वहाँ के जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है। अगला है इसको बचाने के उपाय, यानी इस पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग कम कर दें। यानी प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कई हजारों सालों तक भी खत्म नहीं होती है, तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। फिर है पर्यटकों की स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। जो पर्यटक है जो आने वाले हैं उनको बताएं कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना है, या फिर 2 डस्टबिन होते हैं, ग्रीन एंड ब्लू, उनमें कैसे कैसे कचरा डालना है, और लोगों को भी समझाएं, ठीक है, इस जागरूकता फैलाएं। पर्यावरण अनुकूल यानी इको टूरिज्म पर्यावरण को बढ़ावा देता है, यानी इको यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। यानी जैसे मैंने अभी बताया, एक ब्लू डस्टबिन और एक ग्रीन डस्टबिन बनाया जाता है ताकि कचरा उसमें कंटेन किया जा सके। तो उचित प्रबंधन करना चाहिए कचरे को फेंकने का। पेड़ पौधों व वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जहाँ हम अपना फायदा बना देख रहे हैं, पर्यटकों के लिए सुविधा देख रहे हैं, वहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो जीव हैं, उनको भी सुविधा दी जा सके। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करना। यानी जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या उसको नियंत्रित रखना, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इस तरीके से व्यवस्था करना। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन आर्थिक सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यानी पर्यटन जो है, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब समाज के विकास की बात करते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इसका अनियंत्रित विस्तार स्थानीय पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी इसका एकदम से अधिक विस्तार होना या उस पर नियंत्रण ना होना हानिकारक भी हो सकता है। यदि पर्यटन का विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ किया जाए, यानी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी होगी और आने वाली पीढ़ियां भी इन सुंदर पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकेंगे। यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका जो है इन स्थलों का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए सतत और जिम्मेदार पर्यटन को अपनाना समय की आवश्यकता है। यानी हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, सतत और जिम्मेदार पर्यटन को अपनाना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मानव विज्ञान के इतिहास पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी जो टूरिज्म है उसका जो मानव विज्ञान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। पर्यटन मानव विज्ञान
मानव विज्ञान की वह एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी जो मानव विज्ञान है, जब हम उसमें पर्यटन को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि पर्यटन का लोगों, समाज, संस्कृति, परंपरा और स्थानीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वहाँ पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं लोगों के जीवन पर, समाज पर, नई संस्कृति पर। पहले मानव विज्ञान केवल जनजातीय और ग्रामीण समाज का अध्ययन करते थे, यानी पहले सिर्फ मानव विज्ञान के अंदर हम जनजाति और ग्रामीण समाज को पढ़ते थे, लेकिन समय के साथ पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्हें पर्यटन को भी अध्ययन एक विषय बन गया। देखिए, पहले जो मानव विज्ञान हम पढ़ा जाता था उसमें सिर्फ जनजातियां और ग्रामीण समाज आता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे देखा गया कि पर्यटन कितना प्रभावी हो रहा है, तो अब पर्यटन को भी एक विषय बना दिया गया है। आज पर्यटन मानव विज्ञान एक विकसित और महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बन गया। जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हैं, पर्यटन मानव विज्ञान का जो पेपर कोड है आपका, ये क्यों बनाया गया है? इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि पर्यटन जो है आज के टाइम पे बहुत प्रभावी होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है? पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। पर्यटन मानव विज्ञान का विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ था, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य से ये शुरू हुआ था। प्रारंभ में मानव विज्ञानी जो विद्वान होते हैं, मानव विज्ञानी थे, ये मानते थे कि पर्यटन केवल मनोरंजन और यात्रा का विषय है। पहले ये सिर्फ मानते थे कि जो है घूमना फिरना और यात्रा करने का विषय है पर्यटन, इसलिए उन्होंने इस पर अधिक ध्यान कभी दिया ही नहीं। लेकिन जब पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ने लगा, यानी जो टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, इसका प्रभाव स्थानीय समाजों पर दिखाई देने लगा, यानी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का वातावरण है, वहाँ के जो जय जनावर हैं, जीव हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। तब मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया, फिर जाकर कहीं इसका अध्ययन शुरू हुआ। 1960 से 1970 के दशक में पर्यटन मानव विज्ञान का विकास अधिक तेजी से हुआ। इस समय शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स जो होते थे, रिसर्चर्स ने यह समझने का प्रयास किया कि पर्यटन और स्थानीय लोगों के बीच किस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बनते हैं। यानी इस समय 60 और 70 के दशक में उन्होंने क्या किया कि बहुत तेजी से इसका विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ा, समझा और उसके महत्व को समझाने के, उसका समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव है उसको दिखाना। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज, पहनाव, भोजन और जीवन शैली में क्या परिवर्तन आते हैं, यानी हमारा जो रहन सहन है। जैसे आज का टाइम आप देख लीजिए कि पश्चिमी संस्कृति हावी हो चुकी है बहुत हद तक। तो आज जो हमारा पहनाव है, क्या हमारा पहनाव जींस टॉप था या पिज़्ज़ा बर्गर था? नहीं। ये कैसे आया है? ये बाहर पर्यटकों के माध्यम से ही आया है। रीति रिवाज हो गए, और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही ये पश्चिमी संस्कृति हावी हुई है, पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और वहीं भारत का प्रभाव आप बाहर जाके देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को भी लोग बढ़ चढ़कर अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पर्यटन घूमने आया तो उसको यहाँ की संस्कृति अच्छी लगी, वो यहाँ से फोटोज लेके जाता है, आगे बताता है, तो उससे क्या होता है कि जो है संस्कृति का और प्रचार होता है। प्रमुख अध्ययन और योगदान, यानी प्रमुख अध्ययन क्या था, उसका योगदान क्या था? कई प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिकों यानी विद्वानों ने पर्यटन मानव विज्ञान के विकास पे महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी बहुत सारे अध्ययन करके उस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। उन्होंने यह बताया कि पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी सिर्फ यात्रा या मनोरंजन या सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की विधि नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का भी माध्यम है। यानी इसमें हम समाज और संस्कृति का भी जो है विकास परिवर्तन देखते हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार, आय, विकास के अवसर मिलते हैं, यानी धीरे धीरे जो है अवसर मिलते जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे स्थानीय संस्कृति का व्यवसायीकरण। जैसे आपकी स्थानीय संस्कृति है उसका व्यवसाय बन जाता है, व्यवसायीकरण हो जाता है। पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव, जैसे लोग जहाँ जैसे ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बहुत बढ़िया सी, जैसे ताजमहल के आसपास की जगह ले लेते हैं पहले के टाइम पे, तो यहाँ पे जैसे जो लोग रहते थे उनको कितना प्रभाव हुआ होगा। अब कितना चेंजेस आप देखते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, लोगों के रहन सहन में, बोलने में, वही बदलाव उनके जीवन शैली में देखने को मिलता है। ये चुनौती है। ठीक है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। अब इसके आसपास जो पर्यावरण है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे होटल्स जो हैं, कैफ़ेज़ जो हैं, उनका मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे वाला एरिया होगा, वहाँ से पेड़ पौधों को हटाया जाएगा और उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को नकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक पहचान का कमज़ोर होना, जो हमारी संस्कृति है, जो अपनी संस्कृति होती है, वो कमज़ोर होने लगती है। आधुनिक पर्यटन मानव विज्ञान।
वर्तमान समय में पर्यटन मानव विज्ञान का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है, यानी आज के समय पे ये और ज़्यादा व्यापक हो गए हैं। अब इसमें केवल पर्यटकों और स्थानीय समाज का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बस केवल हम स्थानीय समाज को नहीं पढ़ते, बल्कि सतत विकास, सस्टेनेबल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे विषयों का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। यानी सिर्फ ये अब पर्यटन अध्ययन नहीं बच गया है, समाज का अध्ययन नहीं बच गया है, बल्कि हम इसके पर्यावरण, धार्मिक, ग्रामीण और भी अन्य क्षेत्रों में इसका अध्ययन करते हैं। आज के शोध यानी रिसर्च इस बात का पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी जो आज की रिसर्च है, शोध है, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि पर्यटन का विकास इस प्रकार हो जिससे स्थानीय संस्कृति, यानी जो वहाँ की संस्कृति है जहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं, और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी हो तथा लोगों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो। यानी वहाँ पर जाने से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़े सकारात्मक, और वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको नकारात्मक प्रभावों का सामना ना करना पड़े। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन मनोविज्ञान का इतिहास यह दर्शाता है कि समय के साथ पर्यटन केवल यात्रा और मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा है। यानी सिर्फ टूरिज्म जो है, हमारा पर्यटन जो है, सिर्फ समाज में मनोरंजन का और समाज के बारे में जानने का कारण नहीं बना, बल्कि संस्कृति, आर्थिक परिवर्तन महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। यानी इन चीज़ों के बारे में जानने का भी और एक माध्यम बन गया है। मानव वैज्ञानिकों यानी जो विद्वान थे, जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, अपने अध्ययनों के माध्यम से ये समझाया कि पर्यटन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। यानी जो पर्यटन है उसके सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि पर्यटन के विकास में संतुलित और सतत रूप से किया जाए। यानी जब हम पर्यटन के विकास की बात करें तो वहाँ पे सतत विकास भी हो, संतुलित विकास भी हो, ताकि वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, पर्यावरण है, समाज है, वो सुरक्षित के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सके। यानी वहाँ वो जैसे वहाँ का पर्यावरण है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ के जो समाज है, वो भी सुरक्षित रहे और साथ ही उनका विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के आने के बाद पर्यटन उद्योग कैसे बदल गया, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी जो मुक्त बाजार आ गया है, फ्री बाजार आ गया है, उससे अर्थव्यवस्था पर आने पर पर्यटन उद्योग पर कैसे बदलाव हुआ है उसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। मुक्त जो बाजार है, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार का नियंत्रण कम होता है। यानी जिसमें जहाँ पे मुक्त बाजार होता है वहाँ सरकार का नियंत्रण बहुत हद तक कम होता है। निजी कंपनियों को व्यापार करने की अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। यहाँ पे जो निजी कंपनियां हैं उनका व्यापार और अधिक प्रभावी हो जाता है। भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद मुक्त बाजार की व्यवस्था को बढ़ावा मिला। यानी 1991 के बाद हम देखते हैं कि आर्थिक सुधार लाने के लिए मुक्त बाजार को और ज़्यादा बढ़ाया था। इसका पर्यटन उद्योग पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिला। निजी निवेश, आधुनिक तकनीकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। यानी बहुत तेजी से विकास हमें देखने को मिल रहा है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव, यानी जो पर्यटन उद्योग है उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले है निजी निवेश में वृद्धि। जो निजी निवेश है उसमें, जैसे अपना खुद का बिजनेस करना, उसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। मुक्त बाजार के आने के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसीज और मनोरंजन स्थलों में निजी कंपनियों के बड़े पैमाने पर निवेश किया। यानी जब पर्यटन जो घूमने आएंगे उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाने की व्यवस्था भी चाहिए, कोई उन्हें गाइड करे ऐसे भी चाहिए, तो इस तरीके से नई नई कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करने लगी। इससे पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। अगला है होटल और परिवहन का विकास। पहले सीमित होटल और परिवहन सुविधाएं थी, लेकिन बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे यानी रहने की जगह, होम स्टे और लग्जरी ट्रेन और सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध की जाएगी, जिससे यात्रा करना आसान और आरामदायक हो गया है। जैसे जहाँ यात्रा आसान हो जाएगी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे लोग घूमना और अधिक पसंद करेंगे। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। मुक्त बाजार की नीति के कारण भारत में विदेशी निवेश बढ़ा। पर्यटन का प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटन का प्रचार है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिला। ठीक है, परिणाम स्वरूप अधिक विदेशी
पर्यटन भारत आने लगे और इससे विदेशी मुद्रा की आय बढ़ी, यानी क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं घूमने लायक, देखने लायक, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इससे विदेशी मुद्रा का विकास देखने को मिलता है, यानी अर्थव्यवस्था का विकास मिलता है देखने को। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, यानी पर्यटन उद्योग के विस्तार, होटल, रेस्टोरेंट जो होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, पर्यटन गाइड्स होती हैं, परिवहन और हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार और ज्यादा देखने को मिलता है, यानी रोजगार बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तकनीकी का उपयोग, यानी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसका विकास बढ़ जाता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया के उपयोग से पर्यटन सेवाएं अधिक सरल हो जाती हैं, यानी लाइन में नहीं लगना पड़ता, घंटों वेट नहीं करना पड़ता, सीधा फोन उठाया और अपनी बुकिंग कर ली, कहीं पर भी जाना है फोन से ही बुक जो है कैब कर ली या होटल बुक कर लिया या फिर जो टिकट है वो बुक कर ली। तो इससे क्या होता है कि ऑनलाइन यानी तकनीकी का विकास होता है और ये तेज और सरल हो जाती है। अब पर्यटन घर बैठे ही अपनी पूरी यात्रा का योजना बना सकते हैं, यानी पूरी यात्रा की योजना वो घर बैठे ही बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवाएं, निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ जाता है कि कौन सी कंपनी बेहतर सुविधा देगी, वहीं जनता भागेगी, है ना। पर्यटकों की बेहतर सुविधा, कम कीमत और आकर्षक पैकेज और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलने लगी, यानी हर कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट या ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स चलाने लगी, जिससे जो है पर्यटकों को और अच्छा फायदा होने लगा। नए पर्यटन क्षेत्रों का विकास, मुक्त बाजार व्यवस्था के कारण केवल ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, यानी सिर्फ वो स्थल ही नहीं जो बहुत पुराने हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, सिर्फ यही नहीं बल्कि साहसिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन का भी तेजी से विकास हुआ, यानी और भी कई जगहों का विकास हुआ है जहां लोग घूमना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उनको विजिट करना पसंद करते हैं। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले अत्यधिक पर्यटन से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव जो है पर्यावरण को इस पे देखने को मिलता है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, यानी जब लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा लोग घूमेंगे तो वहां पे संसाधनों का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा संसाधन चाहिए, बिजली हो गया, पानी हो गया, ईंधन हो गया, इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता होने लगेगी, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ जाएगा। कई स्थानों पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत बार क्या होता है कि जो स्थानीय संस्कृति है, परंपरा है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बड़े निजी निवेश के कारण छोटे स्थानीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, यानी बहुत बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, बड़ी अपनी कंपनियों को और ज़्यादा ऑफर्स चलाते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उससे जो निजी व्यापार है, जो छोटे निवेश करने वाले लोग हैं, उनके व्यवसाय पर असर पड़ता है, उनके कामकाज पर असर पड़ता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के पर्यटन उद्योग को नई दिशा और गति प्रदान की है, यानी जो मुक्त बाजार है उसने अर्थव्यवस्था में पर्यटन को एक नया ही रूप दे दिया है। इससे निवेश, रोजगार, आधुनिक सुविधा और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिली है, बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफर्स अच्छे मिलेंगे, ज्यादा जगह जगह घूमने को मिलेगी, नई चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। साथ ही पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में भी बेहतर हुई है, यानी और भी अच्छा हुई, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ रही हैं वैसे उनकी गुणवत्ता में भी बढ़त हुई है। हालांकि इसके साथ पर्यटन संरक्षण, स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, यानी जो जब हम इसके विकास की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसके संरक्षण, इसकी सुरक्षा और इसके संतुलित विकास हो सके, ठीक है। यदि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, यानी विकास भी किया जाए और साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बनाया जाए, तो पर्यटन उद्योग देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, यानी देता रहेगा और अभी आगे भी दे सकता है। इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं यदि दोनों बैलेंस बनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म क्या है। नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी पर चर्चा की जाए, यानी जो इको टूरिज्म है इसके बारे में बताना है और नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी के बारे में, इसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। पर्यावरणीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म पर्यटन का सबसे ऐसा रूप है जिसमें प्राकृतिक वातावरण, वन्य जीव,
जैव विविधता, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यानी जिस जहाँ पर प्रकृति, इको टूरिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पे पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, वातावरण का ध्यान रखा जाएगा, जो वहाँ के जीव हैं उनका संरक्षण करते हुए विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल घूमना फिरना नहीं होता है, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना, स्थानीय लोगों को रोजगार देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, यानी और अधिक जागरूकता बढ़े। इको टूरिज्म में पर्यटन प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेते हैं, यानी घूमते भी फिरते हैं, देखते भी हैं, साथ साथ उनको रोजगार भी मिलता है, विकास भी देखने को मिलता है, ठीक है, आनंद भी लेते हैं और विकास भी होता है। लेकिन इस प्रकार का पर्यावरण के कई नुकसान नहीं, इससे क्या होता है कि इससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पर्यावरण का ध्यान ही रखा जा रहा है। इको टूरिज्म का मतलब ही क्या है कि इको फ्रेंडली है ये, है ना। पर्यटन यानी इको टूरिज्म का अर्थ, इको टूरिज्म वह पर्यटन है जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा जिम्मेदारी के साथ की जाती है। यहाँ पर जिन जगहों पर हम घूमने जा रहे हैं उनको पूरी जिम्मेदारी, पूरे नियम कानूनों के साथ फॉलो करना होता है। इसमें जंगलों, पहाड़, झील, वन्य जीव अभयारण्य और ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करना, यानी घूमना, भ्रमण का मतलब होता है घूमना, ठीक है। इस प्रकार का पर्यटन पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय के विकास पर विशेष ध्यान देता है, यानी ये विकास भी करता है और वहाँ के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसके संरक्षण पर भी ध्यान देता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इको टूरिज्म की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जो प्रकृति के संसाधन है उनका संरक्षण किया जाता है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार व आय के अवसर प्रदान किए जाते हैं और पर्यटनों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यानी जब लोग पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, जागरूकता फैलेगी, तो अपने आप ही पर्यावरण साफ सुथरा होता जाएगा। नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी, नागालैंड में भारत एक सुंदर उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी नागालैंड जो है भारत का उत्तर पूर्वी सबसे सुंदर राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, पहाड़ों और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यानी जाना जाता है उसके जंगलों के लिए, सुंदरता के लिए, पहाड़ों के लिए, जनजातियों के लिए। यहाँ इको टूरिज्म के विकास में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। पहला है स्थानीय लोगों की भागीदारी। गांव के लोग पर्यटन योजनाओं के निर्माण संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी जो वहाँ के लोग हैं वो और भी ज़्यादा सक्रिय होकर वहाँ पे भागीदारी निभाते हैं। होम स्टे की व्यवस्था, यानी होम स्टे यानी रहने की व्यवस्था बनाते हैं। कई गांवों में स्थानीय परिवार अपने घरों में पर्यटकों को ठहराते हैं। यानी आपने देखा हो कि राजस्थान या जयपुर साइड में आपने कभी घूमने गए हो तो वहाँ पर जो है लोग अपने घर में रहने के लिए भी लोगों को जगह देते हैं, मतलब व्यवस्था करते हैं। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव होता है, यानी वहाँ के लोगों के बीच में रहकर वो और भी ज़्यादा लोगों को जानते हैं। ग्रामीण जो है, जो गाँव के लोग हैं, उनकी आय भी बढ़ती है। सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय समुदाय में जो पारंपरिक नृत्य है, संगीत है, हस्तशिल्प है, त्योहार है, पर्यटकों को सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कई बार आपने देखा हो कि जो है मनोरंजन के लिए डांस होता है, कुछ शिल्प होती हैं, उनको दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है उनके बीच में जागरूकता और बढ़ती है और उसके प्रति सम्मान बढ़ता है। इससे सांस्कृतिक सुरक्षा और बढ़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, ग्रामीण जंगलों, वन्य जीवों और जल स्रोतों की सुरक्षा करते हैं ताकि पर्यटन लंबे समय तक चलता रहे। यानी जो हमारा टूरिज्म है वो और ज़्यादा अच्छे से चलता रहे, इसलिए प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से संसाधनों की रक्षा की जाती है। रोजगार के अवसर, स्थानीय लोग गाइड यानी गाइड करने का काम कर सकते हैं, चालक यानी टैक्सी वगैरह की सुविधा, हस्तशिल्प विक्रेता जो वहाँ के जैसे हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ है वो बेच सकते हैं, होटल कर्मचारी व अन्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया जाता है। जैसे ग्रामीण लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई घूमने जाएगा तो गाँव के लोग तो बहुत अच्छी अच्छी हस्तकला जानते हैं, ठीक है, और अगर वो अपनी जो चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं या फिर कोई और कला है, उसको बेचते हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो उनका रोजगार भी बढ़ता है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, महिलाएं हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें, भोजन, होम स्टे यानी जो घर में रहने के लिए जगह देना, भोजन देना, हस्तशिल्प, अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। जबकि युवा जो है, जो आदमी वगैरह हैं, जो वहाँ के जो युवा हैं, वो गाइड या पर्यटन प्रबंधन का योगदान देते हैं। इको टूरिज्म के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहले है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण बढ़ता है, स्थानीय लोगों की आय व जीवन स्तर में सुधार होता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है, नहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारा उस जो संस्कृति को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसका संरक्षण रहता है, उसका विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, पर्यटन को
में प्रकृति के प्रति सम्मान और जागरूकता और ज़्यादा बढ़ती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन प्राकृतिक और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में एक प्रभावी माध्यम है। यानी इको टूरिज्म जो है, यानी पर्यावरणीय पर्यटन जो है, ये विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागालैंड इसका प्रमुख सफल उदाहरण देखने को मिलता है। यानी उदाहरण अगर आप देंगे तो नागालैंड का दे सकते हैं, जहां स्थानीय समुदाय में सक्रिय भागीदारी से पर्यटनों के साथ साथ पर्यावरण और संस्कृति दोनों का संरक्षण हो रहा है। यदि सरकार और स्थानीय समुदाय और पर्यटन मिलकर कार्य करे तो इको टूरिज्म सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार बन सकता है। यानी अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, प्रकृति का भी ध्यान रखा जाए, संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए, ग्रामीण लोगों का भी ध्यान रखा जाए, तो जो टूरिज्म है वो सभी के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है, विकास का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट से या फिर आप हमारे नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और ये इन्फॉर्मेशन कि जब भी आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो इसी पैटर्न में करेंगे। सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे यानी परिचय, फिर उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे और फिर लिखेंगे निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा। इसी पैटर्न में आपको अपना आंसर लिखना है, इससे जो है आपका व्यवस्थित आंसर लगता है। उसके बाद वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में उन क्वेश्चंस को करना है जो थोड़े आपको कम आते हैं। और टाइम का ज़रूर और वर्ड लिमिट जो आपको एग्जामिनर देता है उसका भी ध्यान रखना है कि इतने ही शब्दों में लिखना है, ज़्यादा वर्ड से नहीं लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि 2 या 3 क्वेश्चन में आपका टाइम पूरा ना चला जाए, आगे क्वेश्चनों के लिए टाइम बच जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना जो भी क्वेरी है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।